में बात करते हैं पाइथन एमसीक्यू क्वेश्चंस के बारे में जो आएंगे आपके एग्जाम में। पाइथन एमसीक्यू क्वेश्चंस में काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स को आपको कवर करना चाहिए। तो मैंने ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पे एक कंप्लीट पाइथन की एक्सप्लेनेशन ट्यूटोरियल डाली हुई है जिसमें हमने बेसिक्स ऑफ पाइथन को काफ़ी अच्छे से कवर करा हुआ है। जितना पोर्शन आपके एमसीआरई एग्जाम में आएगा वो तो टोटली कवर्ड ही है उस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट में। तो मैं उसका आई आइकन पे डाल दूँगी, आप वहाँ से जाकर ले सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन भी आप चेक कर सकते हैं उस पर्टिकुलर ट्यूटोरियल के लिए। वो ट्यूटोरियल इंग्लिश में भी अवेलेबल है और हिंदी में भी अवेलेबल है, तो आप अपने अकॉर्डिंग उसको चूज कर सकते हैं। चलिए अब समझते हैं पाइथन एमसीक्यू क्वेश्चंस के बारे में और साथ साथ हम कुछ कॉन्सेप्ट्स भी समझेंगे जो इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सिंटेक्स। अगर आपको ये पर्टिकुलर चीज़ को प्रिंट करना है पाइथन में तो आपको क्या एग्जैक्टली कमांड रहेगी। तो इसका करेक्ट आंसर है विद इन द प्रिंट स्टेटमेंट। पाइथन वर्क करता है, एक हाई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, बेसिकली हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसके अंदर कोई भी चीज़ अगर आपको प्रिंट करानी है तो नॉर्मल प्रिंट फंक्शन का यूज़ किया जाता है। सो दिस इज द प्रिंट स्टेटमेंट। सो हेलो वर्ल्ड इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब इसमें प्रिंट फंक्शन को आपको याद रखना है कि करेक्टली इसको लिखा कैसे जाता है। तो प्रिंट फंक्शन में पी जो होता है वो लोअर केस में होता है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको नोट करनी चाहिए क्योंकि ऐसा कन्फ्यूजिंग ऑप्शन आपको दिए जा सकते हैं जिसमें पी कैपिटल्स में हो। तो अगर आपको कोई भी आउटपुट डिस्प्ले कराना है तो आप ये यूज़ करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। ये क्वेश्चन है आउटपुट से रिलेटेड। तो आपको एक कोड दिया है, बेसिकली x इज इक्वल टू, ये लिस्ट है, इसके अंदर हमने फंक्शन लगाया अपेंड का, x डॉट अपेंड ब्रैकेट्स 5। मतलब अपेंड मतलब होता है टू ऐड समथिंग इन द लिस्ट, बट जो भी हम अपेंड से ऐड करते हैं वो एंड में जाता है। तो इसके बाद मतलब 4 के बाद ही ये वैल्यू ऐड होगी। 5 ऐड कर रहे हैं तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। तो 1, 2, 3, 4, 5 ये इसका करेक्ट आंसर हो गया। अब इस करेक्ट आंसर की एक्सप्लेनेशन आपको काफ़ी अच्छे से पता होनी चाहिए क्योंकि कभी कभी आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अगर आप अपनी अंडरस्टैंडिंग से इन चीज़ों को सॉल्व करेंगे तो वो ईजी हो जाएगा। तो जैसा मैंने एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है कि अपेंड फंक्शन, अपेंड मेथड का यूज़ करके आप कोई भी आइटम ऐड कर सकते हो टू द एंड ऑफ द लिस्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है रिलेटेड टू डेटा टाइप्स। तो पाइथन के पास बेसिक डेटा टाइप के अकॉर्डिंग, लाइक बेसिक डेटा टाइप अगर पाइथन में बात करें तो वो होते हैं जैसे मान लो नंबर्स हो गए, डेसिमल नंबर्स हो गए। डेसिमल नंबर्स को हम फ्लोट कहते हैं इस पर्टिकुलर पाइथन में। तो नंबर्स, फ्लोट, और अगर कोई टेक्स्ट है तो टेक्स्ट वाले को हम स्ट्रिंग कहते हैं। तो ये कुछ बेसिक डेटा टाइप होते हैं। इनके अलावा कुछ बिल्ट इन डेटा स्ट्रक्चर्स भी होते हैं। बिल्ट इन डेटा स्ट्रक्चर्स जैसे कि ये चारों के चारों बिल्ट इन डेटा स्ट्रक्चर होता है। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा टाइप्स आर इम्यूटेबल। इम्यूटेबल का मतलब होता है जो चीज़ चेंज ना हो सके, जो चेंज ना हो सके, अनचेंजेबल आप इसको कह सकते हो। तो इन चारों में से कौन सा डेटा टाइप ऐसा होता है कि जिसमें हमने डेटा को स्टोर कर दिया और वो चेंज नहीं हो सकता बाद में। तो इसका करेक्ट आंसर वैसे तो होता है टपल। तो इसका करेक्ट आंसर तो टपल है, बट आपको इन सारी चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली ये चारों चीज़ है क्या। तो इसको मैंने एक टेबल फॉर्मेट में डाला, आप इसी से समझते हैं। डेफिनेशन की अगर मैं बात करूँ तो लिस्ट क्या होता है, एक ऑर्डर्ड चीज़ होती है और वो म्यूटेबल होती है। अगर आपने कोई भी चीज़ लिस्ट फॉर्मेट में स्टोर करी है तो वो बाद में चेंज हो सकती है। अगर मैं सेट डेटा टाइप की बात करूँ तो ये अनऑर्डर्ड होता है, मतलब इसकी कोई भी सीक्वेंस नहीं होती। अगर आपने पहले 0, 1, 2, 3 लिखा है तो बाद में ये सीक्वेंस इसकी चेंज भी हो सकती है। ये वैल्यू सेम रखेगा बट वो अनऑर्डर्ड हो जाएगा। अब दूसरी चीज़ क्या है, ये म्यूटेबल कलेक्शन होता है, मतलब आप इसको बाद में भी चेंज कर सकते हो। ऑफ यूनिक एलिमेंट्स, मतलब अगर आपने कोई चीज़ 2 बार स्टोर करने की कोशिश करी है, आपने लिखा है 1, 1, 2, तो इसका आपका जो स्टोरेज होगा वो सिर्फ और सिर्फ 3 वैल्यूज़ का होगा और वो भी आगे पीछे सीक्वेंस में हो सकता है, बट आउटपुट में ये 3 ही वैल्यूज़ देगा क्योंकि ये डुप्लीकेट वैल्यूज़ को नहीं हैंडल करता। डुप्लीकेट वैल्यूज़ की जगह वो एक ही आइटम को स्टोर करेगा और वो यूनिक एलिमेंट्स में जाता है और ये अनऑर्डर्ड होता है। डिक्शनरी की अगर मैं बात करूँ तो डिक्शनरी ऑर्डर्ड होता है जस्ट लाइक लिस्ट, ये म्यूटेबल होता है जस्ट लाइक लिस्ट, बट इन दोनों में जो डिफरेंस होता है वो ये होता है कि लिस्ट में जो वैल्यूज़ होती है वो डायरेक्ट वैल्यूज़ जाती है, लाइक 0, 1, 2, 3 ये डायरेक्ट वैल्यूज़ है। बट इन टर्म्स ऑफ डिक्शनरी जो भी चीज़ स्टोर होगी वो की वैल्यू पेयर में स्टोर होगी। अब की वैल्यू पेयर किस टाइप में हो सकता है, की वैल्यू पेयर जैसे कि मैं बोल दूँ कि मेरे को नाम स्टोर करना है, नेम इज इक्वल टू कोडिंग दीदी, तो मेरे को नाम स्टोर करना, नेम इज इक्वल टू कोडिंग दीदी, तो ये मेरा हो जाएगा की और कोडिंग दीदी हो जाएगी, ये मेरी हो जाएगी वैल्यू। तो इसको हम कहते हैं की वैल्यू पेयर। तो डिक्शनरी में जो भी चीज़ स्टोर होती है वो की वैल्यू पेयर में स्टोर होती है। जैसे जो ये सेट होता है ये अनऑर्डर्ड होता है, पर डिक्शनरी जो होती है वो ऑर्डर्ड होती है।
अब टपल की अगर हम बात करें तो टपल ऑर्डर होता है, इम्यूटेबल होता है, मतलब टपल में अगर आपने कोई भी चीज़ स्टोर करी है तो वो इम्यूटेबल होगी। जैसे हम लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड की बात करें पर्टिकुलर लोकेशन से रिलेटेड, तो वो टपल में स्टोर किया जाता है क्योंकि हमें बाद में उसको चेंज नहीं करना होता है। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड चेंज हुआ मतलब लोकेशन चेंज हो गई। अब इसको मैंने चीज़ों को डिफाइन करके लिखा, लाइक म्यूटेबल, लिस्ट म्यूटेबल होती है, सेट भी होता है, डिक्शनरी भी होती है, बस टपल नहीं होता है। डुप्लीकेट किस किस में अलाउड होते हैं? डुप्लीकेट सिर्फ सेट में अलाउड नहीं होते हैं। इंडेक्सिंग क्या होता है? इंडेक्सिंग मतलब जैसे मैंने आपको बोला ऑर्डर में जाते हैं। अगर आपने पहले 0 वैल्यू लिखी है, फिर 1 लिखी है, 2 लिखी है, तो ये इस पर्टिकुलर सीक्वेंस में ही जाएगा और आउटपुट में भी इसी पर्टिकुलर स्टेटमेंट सीक्वेंस में ही जाएगा। चाहे आप जितनी बार भी उसको प्रिंट करेंगे सेम सीक्वेंस रहेगा। तो ये होता है बेस्ड ऑन इंडेक्सिंग। काफ़ी चीज़ों में इंडेक्सिंग होती है, किसी चीज़ में इंडेक्सिंग नहीं होती है। इंडेक्सिंग का मतलब जैसे जैसे आप वैल्यूज़ ऐड करते हो उन सबको एक नंबर्स अलॉट हो जाते हैं। जैसे मैंने 0 ऐड किया, 1 2 ऐड किया, तो इन सबको जैसे मान लो अब मैं कुछ दूसरी वैल्यूज़ लेती हूँ। मान लो मैंने लिखा ABC, ये 3 मेरी वैल्यूज़ है जो मैंने स्टोर करने की कोशिश करी है। अब जैसे ही मैं A लिखूंगी तो इसको अलॉट हो जाएगा 0, क्योंकि इंडेक्सिंग हमेशा 0 से स्टार्ट होती है। B लिखा तो वो 1 हो जाएगा, C लिखा तो वो 2 हो जाएगा। तो 0 से स्टार्ट होते हुए इंडेक्सिंग अलॉट होती जाती है। इंडेक्सिंग का हेल्प क्या होता है? ये ऑर्डर को पर्टिकुलरली लाइक मैनेज करने में हेल्प करता है। तो इंडेक्सिंग आप लिस्ट में कर सकते हो। सेट में इंडेक्सिंग नहीं हो सकती है क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया ये अनऑर्डर्ड होता है। जहाँ कहीं भी अनऑर्डर्ड है मतलब वहाँ नहीं हो सकती। अब ये डिक्शनरी जो होता है ये तो डायरेक्ट वैल्यू स्टोर ही नहीं करता। मैंने आपको बताया नेम और कोडिंग दी थी, इस फॉर्मेट में जाता है, जिसकी वजह से ये जो इंडेक्सिंग वाला कॉन्सेप्ट है वो डिक्शनरी में भी अप्लाइड नहीं होता है। टपल्स में ये अप्लाई होता है, 0 बेस्ड इंडेक्स होता है, मतलब 0 से स्टार्ट होता है। की वैल्यू पेयर सिर्फ और सिर्फ डिक्शनरी में होते हैं, बाकियों में नहीं होते हैं। कुछ कॉमन मेथड्स आप अप्लाई कर सकते हो, लाइक अपेंड, चीज़ों को एंड में ऐड करने के लिए। एक्सटेंड मतलब 2 चीज़ों को जोड़ करके एक पर्टिकुलर लिस्ट को एक्सटेंड करने के लिए। इंसर्ट का यूज़ क्यों होता है? इंसर्ट का यूज़ होता है कि आप पर्टिकुलर लोकेशन पे उस पर्टिकुलर एलिमेंट को ऐड कर सकते हो। जैसे मैंने आपको बोला ये ऑर्डर्ड होते हैं, तो मतलब 0 1 2 3 इंडेक्सड हैं ये सारे के सारे। अगर मुझे कोई आइटम सेकंड पोजीशन पे डालना है तो मुझे इंसर्ट का यूज़ करना पड़ेगा। पॉप का मतलब होता है आप किसी चीज़ को डिलीट करने के लिए यूज़ कर सकते हो। सेम सेट में ऐड, रिमूव, डिस्कार्ड और यूनियन का यूज़ होता है। की वैल्यूज़, जैसे अगर आपको सिर्फ की प्रिंट करानी है तो आप ये यूज़ कर सकते हो। सिर्फ वैल्यूज़ प्रिंट करानी है तो वैल्यू, सिर्फ दोनों आइटम्स प्रिंट कराने हैं तो आइटम्स और डॉट गेट का यूज़ कर सकते हो। टपल में काउंट कर सकते हो कितने आइटम्स हैं। इंडेक्सेस को भी रीडिफाइन कर सकते हो, जैसे इंडेक्सेस 0 1 2 3 आप उसको रीडिफाइन भी कर सकते हो। परफॉर्मेंस की बात करें तो फास्टर होता है। आप इसको ऑर्डर्ड कलेक्शन में यूज़ कर सकते हो, उसको मेंबरशिप में यूज़ कर सकते हो एंड सो ऑन। अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन का आंसर था टपल, जो इम्यूटेबल होता है, मतलब कि उसकी वैल्यूज़ कभी भी चेंज नहीं हो सकती अगर आपने उसको एक बार डिफाइन कर दिया तो। ये पीपीटी क्रिएट करते हुए ये कह रहा है कि मैंने इनके क्वेश्चन नंबर्स को चेंज नहीं किया है, तो आप इसको इग्नोर करना और क्वेश्चंस पे ध्यान देना। व्हाट इज द पर्पस ऑफ सेल्फ कीवर्ड? अब सेल्फ कीवर्ड पाइथन में यूज़ होता है और ये कौन से कॉन्सेप्ट में यूज़ होता है? ये यूज़ होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में इस सेल्फ कीवर्ड का यूज़ किया जाता है। तो वो किस लिए यूज़ किया जाता है, एग्जैक्टली इसका पर्पस क्या है? तो ऑप्शंस में हमारे पास है, इट इज़ यूज टू डिफाइन द क्लास वेरिएबल, इट रेफर्स टू द इंस्टेंस ऑफ द क्लास, इट इज़ यूज टू इम्पोर्ट लाइब्रेरीज, इट इज़ यूज टू इनिशियलाइज वेरिएबल। तो पहले समझते हैं सेल्फ कीवर्ड होता क्या है और इसको हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में कैसे देखते हैं। इसका करेक्ट आंसर तो ये है कि इट रेफर्स टू द इंस्टेंसेस, मतलब अगर सेल्फ कीवर्ड एक रेफरेंस के लिए यूज़ होता है। पहली बात तो जब भी आपको कोई भी क्लास कॉल करानी है और उसके एट्रीब्यूट्स और मेथड को एक्सेस करना है तो आप सेल्फ कीवर्ड का यूज़ करके ही उसको कर सकते हो। चलिए इसको कोड से समझते हैं। मान लो ये कोड है जो मैंने एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का गीक्स फॉर गीक वेबसाइट से लिया है, जस्ट फॉर दी एक्सप्लेनेशन। तो एक क्लास क्रिएट करिए कार की। क्लास क्या होता है? एक मेन कैटेगरी मान लो, उस मेन कैटेगरी के अंदर जो जो चीज़ें आती हैं वो सारी की सारी ऑब्जेक्ट्स हो जाती हैं। तो ये जो क्लास है, ये क्लास है, दिस इज ऑब्जेक्ट। ये 2 मेन कॉन्सेप्ट होते हैं ऊप्स प्रोग्रामिंग के। तो क्लास हो गई कार, कार मेरी क्लास का नाम है। उसके बाद मैंने कुछ मेथड्स क्रिएट करे, तो ये हो गया इनिट मेथड जिसके अंदर मैंने सेल्फ कीवर्ड डाला है। अब जैसे मैंने बताया सेल्फ कीवर्ड एक इंस्टेंस के लिए होता है। तो ये इंस्टेंस वेरिएबल्स जो आप क्रिएट करो, मान लो मैं कार के ब्रांड जानना चाहती हूँ, कार का मॉडल, ये मैं एक ऑब्जेक्ट कार क्लास क्रिएट कर रही हूँ। तो सेल्फ डॉट ब्रांड, सेल्फ डॉट मॉडल, ब्रांड एंड मॉडल, तो जस्ट इंस्टेंस वेरिएबल्स मैंने क्रिएट कर दी। अब उसके बाद अगर मुझे ये सारा का सारा डेटा दूसरे फंक्शन में चाहिए, अगर मैं उसका यूज़ करने वाली हूँ दूसरे फंक्शन में, तो मुझे सब कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, मुझे सिर्फ सेल्फ लिख देना है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसका इंस्टेंस वेरिएबल का क्रिएशन इस सेल्फ कीवर्ड से किया है। तो सेल्फ ही एक कीवर्ड होता है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते हो। तो सेल्फ कीवर्ड इज फॉर द इंस्टेंस। अब समझते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा इस
प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे, जिसमें आपको आउटपुट बताना है कि ये पर्टिकुलर कोड आपको क्या आउटपुट देगा। कोड ये है कि आपने एक फंक्शन क्रिएट करा है जिसका नाम ऐड है, जिसके अंदर दो वैल्यूज़ हैं a कॉमा b इज इक्वल टू 5, मतलब इसमें अपने डिफ़ॉल्ट वैल्यू b के लिए प्रोवाइड करी है। ये एक चीज़ है नोट करने वाली। रिटर्न a प्लस b, रिटर्न स्टेटमेंट कब लिखी जाती है? जब आपको कोई भी कैलकुलेशन फंक्शन से रिटर्न करानी है तो आप रिटर्न का यूज़ करेंगे। रिटर्न का यूज़ करके ही आप कोई कैलकुलेशन चाह सकते हैं। अब आपने लिखा है a कॉमा b इज इक्वल टू 5। अब इस फंक्शन को आपने कॉल करा है ऐड 3। जब आपने ऐड 3 लिखा मतलब आपने एक ही वैल्यू पास करी। अब एक वैल्यू किसके लिए हो सकती है? एक वैल्यू हो सकती है a के लिए, क्योंकि b तो ऑलरेडी उसके पास एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू है। अगर आपने इस केस में सपोज अगर आपने ये मिस कर दिया, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इसमें एरर आएगा, तो नहीं आएगा, क्योंकि जिन भी केसेस में डिफ़ॉल्ट वैल्यू हमने ऑलरेडी असाइन कर रखी है वेरिएबल को, तो इसमें कोई भी एरर नहीं आ सकता है, क्योंकि डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऑलरेडी उसके पास है। तो 3 + 5 जो होने वाला है वो 8 हो जाएगा और रिटर्न आपका 8 आंसर दे देगा। क्योंकि यहाँ पे एडिशन के लिए हमने बोला है तो रिटर्न स्टेटमेंट ऑब्वियसली आपको एडिशन देगी। अब एडिशन कैसे देगी कैसे नहीं देगी, इस चीज़ के लिए आपको फंक्शंस का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो मेरी लास्ट वीडियो फंक्शंस वाली आप ज़रूर देखना। उसके बाद आंसर इसका 8 है। मैंने जैसा आपको पता है डिफ़ॉल्ट वैल्यू b के पास है, ये करेक्ट कोड है। आप फंक्शंस को थोड़ा समझ लेते हैं यहाँ पर भी, ताकि आप नेक्स्ट वीडियो जब देखो तो इन डिटेल हो जाएगी। डेफ कीवर्ड का यूज़ किया जाता है फंक्शन को डिक्लेयर करने के लिए। ऐड एक फंक्शन का नाम है, ये दोनों फंक्शन के आर्ग्यूमेंट्स और पैरामीटर्स मान लो। सेकंड वाला जो पैरामीटर है ये एक डिफ़ॉल्ट पैरामीटर है। डिफ़ॉल्ट पैरामीटर मतलब जिसके पास ऑलरेडी एक असाइंड वैल्यू है। अगर इसको कोई नई वैल्यू नहीं दोगे तो ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू का यूज़ कर लेगा। अगर आप इसको नई वैल्यू दोगे तो ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू को इग्नोर कर देगा, नई वैल्यू से अपडेट हो जाएगा और उसका एडिशन सब्ट्रैक्शन जो भी आपने कैलकुलेशन उससे मांगी है वो आपको रिजल्ट में दे देगा। अब रिटर्न कीवर्ड का काम जैसे मैंने आपको बताया ये कैलकुलेशन के लिए होता है। तो कैलकुलेशन से रिलेटेड कोई भी चीज़ अगर आपको रिजल्ट में चाहिए तो आप रिटर्न का यूज़ करो। अगर आप रिटर्न नहीं लिखते हो, मान लो मैं इसको प्रिंट स्टेटमेंट के साथ लिखती तो भी मुझे आउटपुट मिलता, बट डिफरेंस क्या रहता, मैं उस पर फर्दर कैलकुलेशन नहीं कर सकती। अगर मुझे इससे 8 वैल्यू मिली है, मेरे पास आउटपुट 8 आया है और मैं चाहूँ यहाँ पर इसी प्रिंट स्टेटमेंट में प्लस करके लिख दूँ 75, तो मैं वो नहीं कर पाऊंगी अगर मैं रिटर्न नहीं लिखूंगी। अगर मैंने रिटर्न लिखा है तो ही मैं इसको फर्दर कैलकुलेशन में ले सकती हूँ, अदरवाइज दैट इज नॉट अलाउड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फंक्शन कैन बी यूज टू गेट द लेंथ ऑफ द लिस्ट। लेंथ बहुत ही ज़्यादा कॉमन कॉन्सेप्ट है। अगर आपको किसी भी लिस्ट में कितने आइटम्स हैं ये जानना है तो आपको कौन से फंक्शन का यूज़ करना है, लेंथ का, साइज़ का, काउंट का। काउंट तो भाई हमें बताता है कि एग्जैक्टली इस पर्टिकुलर वैल्यू की कितनी काउंट है, मतलब उसकी फ्रिक्वेंसी कितनी। तो इसका करेक्ट आंसर है लेन एक पर्टिकुलर फंक्शन होता है जिसका यूज़ करके आप लेंथ को पता लगा सकते हो। तो लेन इज़ द फंक्शन दैट कैन रिटर्न नंबर ऑफ एलिमेंट्स और इटरेबल्स। अब जानते हैं इस पर्टिकुलर कोड का आउटपुट। अब हमारे पास कोड में बहुत ही सिंपल कोड दिया है, 2 वेरिएबल्स हैं x और y, 5 और 2 वैल्यू स्टोर्ड है, उसके बीच में एक ऑपरेटर लगाया गया है। अब ये ऑपरेटर किस काम आता है? पाइथन में बहुत सारे ऑपरेटर्स होते हैं और उन ऑपरेटर्स की नॉलेज आपको होनी चाहिए क्योंकि उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके पास आ सकते हैं। तो पहले तो समझ लेते हैं इसका करेक्ट आंसर है कि आउटपुट में आपका जो आंसर आएगा वो 2 आएगा। अब वो 2 कैसे आएगा? अब मान लो 5 ये आपने लिखा तो इसका आउटपुट 2 आएगा। अब ये 2 कैसे आएगा? पहले इस ऑपरेटर के बारे में चीज़ें जानते हैं कि ऐसे कितने ऑपरेटर हैं हमारे पास। अब ऑपरेटर तो बहुत सारे होते हैं, तो पहले से शुरू करते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर से। सबसे पहला अर्थमेटिक ऑपरेटर होता है और ये अर्थमेटिक ऑपरेटर का ही पार्ट है। अब इस अर्थमेटिक ऑपरेटर में प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, दिस इज कॉल्ड फ्लोर डिवीजन। इसको क्या कहते हैं? फ्लोर डिवीजन। फ्लोर डिवीजन मतलब ये आपको क्वेश्चंट वैल्यू देगा। मतलब अगर मैंने 5 को डिवाइड करा, या 5 भी डिवाइड करे थे राइट, 5 को डिवाइड करा 2 से, तो अब 5 को डिवाइड करेंगे जब 2 से तो क्या आउटपुट में आएगा? हमारे पास 2 आएगा यहाँ पे। फिर मैं यहाँ 4 लिखूंगी, इसको सब्ट्रैक्ट करूंगी तो मेरे पास 1 बच जाएगा। 1 तो मेरा क्या हो गया? रिमाइंडर। ठीक है, ये क्या हो जाता है हमारा? क्वेश्चंट। तो जब हमें सिर्फ डेसिमल में वैल्यू नहीं चाहिए होती, हमें सिर्फ क्वेश्चंट जानना है। जब हमें सिर्फ क्वेश्चंट जानना होता है तो हम यूज़ करते हैं फ्लोर डिवीजन का। अगर हमें रिमाइंडर जानना है तो हम यूज़ करेंगे इस मॉड्यूलो का, विच इज़ परसेंटेज सिंबल। तो मॉड्यूलो आपको रिमाइंडर देगा। अगर आप फ्लोर डिवीजन यूज़ करोगे तो क्वेश्चंट देगा। अगर आप नॉर्मल डिवीजन यूज़ करोगे तो यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, फिर ये 5 से चला जाएगा तो 2.5 आपका आउटपुट आ जाएगा।
तो ये हो जाता है हमारा नॉर्मल डिवीजन। बट जब आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन चाहिए होता है, गो विथ फ्लोर डिवीजन। तो ये मैथमेटिकल ऑपरेशन में आप यूज़ करके इसका आउटपुट जनरेट कर सकते हो। ये कुछ एग्जाम्पल्स भी मैंने दिए हुए हैं। अब ये वाला जो होता है लास्ट वाला, ये भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये कॉमन नहीं होता। इसको कहते हैं पावर। जैसे मैं बोलूँ x टू द पावर ऑफ y, तो मतलब 2 टू द पावर ऑफ 5 या 5 टू द पावर ऑफ 2, जो भी क्वेश्चन में नंबर्स थे जिस भी सीक्वेंस में, उस अकॉर्डिंग टू द पावर ऑफ समथिंग अगर आपको कैलकुलेट करना है तो आप इस एक्सपोनेंशिएशन वाले ऑपरेटर का यूज़ करेंगे। उसके बाद होता है असाइनमेंट ऑपरेटर। सेम ही ऑपरेटर्स के आगे अगर आप इक्वल टू लगा देते हो तो आप वेरिएबल में उसी सेम वैल्यू को असाइन भी कर सकते हो। जब आपको सेम कैलकुलेटेड वैल्यू को बैक टू वेरिएबल स्टोर करना होता है तो आप असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ करते हो और ये आपको नंबर न्यूमरिक वैल्यूज़ देता है आउटपुट में। उसके बाद होता है कंपैरिजन। कंपैरिजन हमेशा आपको ट्रू और फॉल्स देता है। इक्वल टू, दिस इज नॉट इक्वल टू, तो नॉट इक्वल टू आपको नोट करना चाहिए। दिस इज नॉट इक्वल टू इन पाइथन। अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अलग अलग टाइप के ऑपरेटर्स आपको दिख सकते हैं, तो कंपेयर करने के लिए आप इसका यूज़ करेंगे। 5 इज इक्वल टू 5, ट्रू। जैसे मैंने आपको बोला कंपैरिजन ऑपरेटर ट्रू फॉल्स में बात करता है। लॉजिकल में एंड और नॉट होते हैं। एंड मतलब जब आपके पास दो कंडीशन है और आप चाहते हो दोनों ही ट्रू होनी चाहिए तभी आपके पास कोई आउटपुट आए, तो एंड। अगर आप चाहते हो आपने दो कंडीशंस लिखी है, दोनों में से एक भी अगर ठीक है तो आउटपुट चाहिए, तो और। नॉट का भी यूज होता है जब उसका अपोजिट चाहिए। अगर आपको चाहिए कि अगर आउटपुट में ट्रू है तो मेरे पास रिजल्ट में फॉल्स आना चाहिए, तो वो होता है नॉट। तो ये लॉजिकल ऑपरेशंस में यूज होता है। जैसे इसमें कुछ एग्जांपल्स हैं। 5 ग्रेटर देन 3 इफ इट इज ट्रू एंड 2 लेस देन 4, तो दोनों अगर ट्रू है तो आउटपुट भी ट्रू आएगा। क्योंकि हम कौन सा ऑपरेटर यूज़ करें, हम यूज़ करें एंड ऑपरेटर। उसके बाद आता है बिटवाइज ऑपरेटर। बिटवाइज भी मल्टीपल टाइप्स के ऑपरेटर होता है। ये बिटवाइज ऑपरेशन के लिए यूज़ होता है। मेंबरशिप मतलब चेक करने के लिए कि वो पर्टिकुलर वैल्यू एग्जिस्ट भी कर रही है इस डेटा टाइप में या नहीं। अगर मैं बात करूँ, हमने एक लिस्ट क्रिएट करी है 1, 2, 3, 4, 5, तो मैं चाहती हूँ कि 3 इन, जैसे लिस्ट का नाम है L1, सो 3 इन L1, तो मतलब मैं क्या चेक कर रही हूँ कि क्या 3 वैल्यू L1 में एग्जिस्ट करती है। अगर मैं इसको दूसरे तरीके से लिखूँ 4 इन L1, तो क्या 4 की वैल्यू L1 में एग्जिस्ट करती है। अगर मैं लिखूँ 4 नॉट इन L1, मतलब मैं ये चेक कर रही हूँ कि क्या 4 नहीं एग्जिस्ट करता। तो इस केस में अगर ये आपको फॉल्स देता है और इस केस में अगर आपको ट्रू देता है तो इसका मतलब ये मेंबरशिप ऑपरेटर है। तो हमेशा वैल्यूज ट्रू और फॉल्स में आती है। नेक्स्ट होता है आइडेंटिटी ऑपरेटर। आइडेंटिटी ऑपरेटर मतलब कंपेयर कर रहे हैं हम उसकी मेमोरी लोकेशन को, क्या एक्स वाई है, अगर सेम वैल्यू होगी तो यस, अगर नहीं है सेम वैल्यू तो नो। उसके बाद आते हैं कुछ कंडीशनल एक्सप्रेशन लाइक वैल्यू इफ ट्रू, इफ कंडीशनल एल्स। ये सिंगल लाइन कंडीशनल स्टेटमेंट्स होती हैं। चलिए समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू क्रिएट एन एम्प्टी डिक्शनरी इन पाइथन। अब जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया कि आपके पास बिल्ट इन डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं, बेसिक डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो लिस्ट जब आप क्रिएट करते हैं तो आप यूज़ करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट। टपल जब आप क्रिएट करते हैं तो आप यूज़ करते हैं राउंड ब्रैकेट। सेट जब आप यूज़ करते हैं तो आप करली ब्रैकेट्स, और डिक्शनरी भी अगर आप क्रिएट करते हैं तो भी आप करली ब्रैकेट्स। इन दोनों में डिफरेंस ये डायरेक्ट वैल्यू स्टोर करता है, ये की वैल्यू पेयर्स में स्टोर करता है। तो पर यूज़ दोनों में करली ब्रैकेट होता है, इसमें स्क्वायर, इसमें राउंड, इसमें करली, इसमें करली। तो डिक्शनरी की अगर हम बात करें तो वो होता है करली ब्रैकेट। तो करेक्ट आंसर इसका हो गया ए, विच इज़ करली ब्रैकेट्स। और दूसरा ऑप्शन भी है आपके पास। आपने उसने क्वेश्चन में क्या पूछा था कि क्रिएट अ न्यू एम्प्टी डिक्शनरी। जब हम एम्प्टी डिक्शनरी की बात करें तो कंस्ट्रक्टर का यूज़ किया जाता है। इन्हीं सब चीज़ों को अगर आपको क्रिएट करना है विद कंस्ट्रक्टर, तो लिस्ट के पास लिस्ट का कंस्ट्रक्शन है, टपल के पास टपल का कंस्ट्रक्शन है, सेट के पास सेट का कंस्ट्रक्शन है, डिक्ट के पास डिक्ट का कंस्ट्रक्टर है। तो आपको जब एम्प्टी क्रिएट करना है मतलब खाली विद नो वैल्यू, तो आप डिक्ट का भी यूज़ कर सकते हो। इसके दो आंसर्स हो सकते हैं बट इट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको आउटपुट बताना है। ये है रिलेटेड टू ऑपरेटर। सो x इज नॉट y, तो 10 इज नॉट 20, तो आउटपुट क्या होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए, फॉल्स होना चाहिए। सो x इज नॉट 20, तो इट मीन्स विच इज ट्रू। सो ये होता है नॉट ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर। अब नेक्स्ट है कैन यू ओपन अ फाइल इन पाइथन फॉर रीडिंग। क्या आप कोई txt फाइल को पाइथन में ओपन कर सकते हो? अगर आप ओपन कर सकते हैं तो हाउ। तो ऑप्शन है ओपन, 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 रीड। अब इसमें फाइल का
लोकेशन है सब में, इसके साथ R लगा है, इसके साथ W लगा है। इन सारी चीज़ों का मतलब क्या है एग्जैक्टली? पहले इसका करेक्ट आंसर जानते हैं। अब आपको रीडिंग के लिए फाइल ओपन करनी है, तो फाइल जब भी ओपन होती है तो मल्टीपल मोड्स में ओपन होती है। अब ये जो होते हैं कुछ मोड्स होते हैं जो आपको पता होने चाहिए। अगर आपने R मोड से ओपन किया है, जस्ट अ सेकेंड, ओके, अगर आपने R मोड से ओपन किया है मतलब रीड मोड है, आप फाइल को ओपन करके सिर्फ रीड कर सकते हो। W मतलब राइट मोड है, ओपन करोगे फाइल को फॉर राइटिंग, ट्रंकेट कर देगा अगर कोई भी डाटा उसमें है तो। A मतलब अपेंड, अपेंड मतलब आप फाइल को ओपन कर रहे हैं राइट करने के लिए, और उस केस में आपका जो डेटा ऑलरेडी, सपोज फाइल के अंदर एक लाइन थी तो उसके बाद से वो कंटिन्यू करेगा। बट अगर आपने W में शुरू किया है, W से ओपन किया है, तो मतलब वो वाला पर्टिकुलर लाइन को इरेज कर देगा और दूसरी ही लाइन से स्टार्ट करेगा। X मतलब एक्सक्लूसिव क्रिएशन, आप फाइल क्रिएट कर रहे हैं। फेल्स इफ एग्जिस्ट मतलब अगर वो फाइल ऑलरेडी उस नेम से एग्जिस्ट करती होगी तो वो एरर दे देगा। R प्लस है रीड एंड राइट मोड, इसमें कोई ट्रंकेट वगैरह का सीन नहीं होता है। पर अगर आप सिर्फ W प्लस से ओपन करते हो तो रीड एंड राइट मोड होता है, जिसमें आपकी फाइल जो होती है ट्रंकेट हो जाती है। ट्रंकेट का मतलब डिलीट हो जाता है डेटा। A प्लस मतलब रीड एंड अपेंड मोड, मतलब आप फाइल को ओपन भी कर रहे हैं, रीड कर रहे हैं और उसमें अपेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। XB एक्सक्लूसिव क्रिएशन एंड बाइनरी मोड, सो बाइनरी मोड्स में भी कभी कभार फाइल को ओपन किया जाता है। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। अब बात करते हैं अगले उसकी। मान लो आपको ये आउटपुट में दिया है, सॉरी कोड में दिया, आपको इसका आउटपुट बताना है। पहला है एम्स CRE, इन दोनों को एडिशन करते हैं तो क्या आएगा आउटपुट में? क्या आउटपुट में आएगा? ये आएगा, ये आएगा और ये आएगा। करेक्ट आंसर इसका B। क्यों है B? क्योंकि इसमें कोई भी स्पेस नहीं है, ना यहाँ स्पेस है ना यहाँ स्पेस है, ना यहाँ स्पेस है ना यहाँ स्पेस है, ना ही मैंने यहाँ पर कोई स्पेस दिया है। तो जहाँ मैंने स्पेस दिया ही नहीं है तो आउटपुट में स्पेस तो आ ही नहीं सकता। CRE का डबल होने का कोई मतलब नहीं बनता, एरर इस केस में आएगा नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर ये है कि एम्स CRE विदाउट एनी स्पेस, क्योंकि हमने कोशिश करी है कॉनकैटिनेशन की। कॉनकैटिनेशन मतलब दो चीज़ों को ऐड करना, दो स्ट्रिंग्स को ऐड करना, तो कॉनकैटिनेशन होता है। तो रिजल्ट में हमारा ये आएगा। अब व्हाट डज द ब्रेक स्टेटमेंट डू इन लूप? अब कुछ टाइप के स्टेटमेंट्स होते हैं जो लूप में यूज होती है। पहले समझते हैं लूप क्या होता है। लूप मतलब एक ऐसा कोड का स्ट्रक्चर जिसमें हम चीज़ों को रिपीट करते हैं। सिंपल एग्जाम्पल हो सकता है, स्कूल में आपको एक टास्क दिया गया कि आपको 100 टाइम्स ये लिख के आना है दैट आई एम नॉट गोइंग टू मेक दिस मिस्टेक अगेन। जब आपको 100 टाइम्स ये सेंटेंस लिखना होता है तो यू आर गोइंग टू डू इट मैनुअली इन योर नोटबुक। बट अगर आपको वही काम कंप्यूटर से कराना है तो आप यूज कर सकते हो लूप का। लूप सिंपली आपका हेल्प क्या करेगा? चीज़ों को रिपीट करने की। आप लूप को कब टर्मिनेट करना है, लूप कब चलना चाहिए, कब चीज़ों को स्किप करना चाहिए, कब वो सिर्फ और सिर्फ एक लूप का स्ट्रक्चर है, आपको अभी दिमाग में कोई भी चीज़ नहीं आ रही है लिखने के लिए, तो ऐसी स्टेजेस पे आप स्टेटमेंट्स का यूज़ करते हो। अब पहले इसके ऑप्शन समझते हैं। पहला ऑप्शन ये कह रहा है कि यू कैन एग्जिट द करंट फंक्शन, स्टॉप द एंटायर प्रोग्राम, एग्जिट द करंट लूप, स्किप द करंट इटरेशन। अब इन चारों में से ब्रेक स्टेटमेंट किस काम आती है? पहले कुछ स्टेटमेंट समझते हैं कि कौन कौन सी स्टेटमेंट्स होती हैं। इसका करेक्ट आंसर तो पहले तो C है, विच इज एग्जिट दी करंट लूप, क्योंकि हमसे फंक्शन की तो बात करी नहीं है क्वेश्चन में, क्योंकि फर्स्ट और C मतलब A और C अगर आप ऑप्शन देखें तो सेम है, बस द डिफरेंस इज फंक्शन एंड लूप का। तो अगर, क्योंकि स्टेटमेंट्स जो होती हैं, यही वाली जो स्टेटमेंट्स होती हैं, ये आप फंक्शंस में भी यूज़ कर सकते हो। फंक्शन क्या है? बेसिकली रीयूजेबिलिटी के लिए होता है, कोड तो वही रहेगा। तो इसलिए कभी आपने फंक्शन में अगर इस चीज़ को देखा हो तो इट डजंट मीन कि आप फंक्शन में अप्लाई करो, आप उस कोड में अप्लाई करो, आप उस लूप में अप्लाई करो, आप उस कंडीशनल स्टेटमेंट्स में अप्लाई करो, आप फंक्शन में अप्लाई नहीं करो। फंक्शन तो रीयूजेबिलिटी के लिए, तो इसलिए कंफ्यूजिंग के लिए आपके लिए डाला गया है फंक्शन और लूप। तो एग्जिट द करंट लूप मतलब ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करके आप टर्मिनेट कर सकते हो लूप को अगर उसने ये पर्टिकुलर कंडीशन को मेट कर लिया है, या फिर कोई भी ऐसी कंडीशन जो आपने लिखी थी। अब समझते हैं नेक्स्ट चीज़ जो कि स्टेटमेंट से रिलेटेड। अब स्टेटमेंट्स कई तरीके की होती है, जैसे मैंने आपको बताया। सबसे पहले समझते हैं ब्रेक। ब्रेक का काम क्या है कि कोई भी लूप को कभी भी आप टर्मिनेट करा सकते हो। टर्मिनेट मतलब एग्जिट करा सकते हो। टर्मिनेट द लूप इमीडिएटली व्हेन एनकाउंटर्ड। अब मैं लिख दूं कि मान लो आपको नंबर्स प्रिंट करने हैं 1 to 100। अब 1 to 100 में मैं कहूँ कि जहाँ पर भी अगर आपको इन पर्टिकुलर नंबर्स के बीच में अगर आपको नंबर मिल जाए 12 तो लूप को वहीं स्टॉप कर देना। तो मैं क्या लिख सकती हूँ? लेट्स से नंबर मैंने लिखा था 1 = 1 - 100 1 to 100 सॉरी।
तो n इज इक्वल टू 12 जहां पे भी हो जाए वहां पर आप इसको ब्रेक कर दें। तो ये हो गया ब्रेक स्टेटमेंट। मतलब मैंने लिखा कि ये कंडीशन जैसे ही आपको दिख जाए वैसे ब्रेक हो जाना चाहिए। मतलब ये क्या कर रहा है, ये एग्जिट करा रहा है लूप को व्हेन द कंडीशन इज मेट। दूसरी स्टेटमेंट होती है कंटिन्यू। कंटिन्यू का मतलब है स्किप द करंट इटरेशन एंड मूव टू द नेक्स्ट लूप इटरेशन। मतलब अगर मैं से ये बोलूं कि जहां पर भी आपको 12 नंबर दिख जाए वहां पर उस 12 को स्किप कर देना और कंटिन्यू करना नेक्स्ट उससे, तो ये होता है कंटिन्यू स्टेट। स्किप स्पेसिफिक वैल्यूज इन अ लूप, जहां कहीं भी आपको स्पेसिफिक वैल्यूज को स्किप कराना हो वहां पर आप इसका यूज करेंगे। जैसे 12 वहां पे प्रिंट नहीं होगा, 12 को स्किप करके वो 13 पे चला जाएगा, वो नंबर्स प्रिंट करेगा बट 12 प्रिंट नहीं करेगा, वो होता है कंटिन्यू। अब पास क्या होता है, पास एक तरीके का प्लेस होल्डर होता है जो कुछ भी नहीं करता, कुछ भी नहीं करेगा, एरर भी नहीं देगा। मतलब मान लो आपने एक लूप लिखना शुरू किया बट आपके पास कुछ आइडिया नहीं आ रहा, कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि इस लूप में मुझे किस तरीके से चीज़ों को लिखना चाहिए, तो आप क्या करोगे, पास लिखो, उसको वहीं छोड़ दोगे, और ताकि आप बाद में वापस आकर उस लूप को कंप्लीट कर सको। ऐसा मैं अपने लिए मानती हूँ। ऐसा सेम चीज़ होती है, एक तरीके का प्लेस होल्डर होता है जो आपका ना एरर देगा, ना आपको कोड को कोई इंटरप्ट करेगा, नथिंग, ना लूप को एग्जीक्यूट करेगा, कुछ भी नहीं होगा। पास उस काम आता है, प्लेस होल्डर फॉर फ्यूचर कोड। अभी लिखा है, अभी लिखने का मन नहीं है, बाद में लिखूंगी, पास डाल दिया, अगली लाइन प्रिंट स्टेटमेंट में डाली, कंप्लीट कर दिया कोड को। एल्स क्या होता है, एग्जीक्यूट्स आफ्टर द लूप कंप्लीट सक्सेसफुली नॉट व्हेन द ब्रेक इज एनकाउंटर्ड। तो ये ब्रेक के अगेंस्ट काम करता है। अगर ब्रेक हो गया है कहीं पर, मतलब ब्रेक स्टेटमेंट लगाइए, कहीं पर लूप टर्मिनेट हो चुका है तो एल्स काम नहीं करेगा। बट अगर एल्स ब्रेक नहीं है, लूप पूरा चला है, 1 to 100 तक नंबर्स प्रिंट करे हैं, तो ये एल्स वाला पार्ट भी प्रिंट करेगा टू जस्ट शो कि लूप सक्सेसफुली रन हो पाया है। तो ये होता है हमारे कुछ स्टेटमेंट्स। अब बात करते हैं इस कोड की। इसमें यूज़ किया रिमूव फंक्शन, तो इसके बारे में हमने अभी ऊपर ही पढ़ा था। तो आपसे रिमूव कराया जा रहा है 3, तो क्या रिमूव होगा, 3 वैल्यू रिमूव हो जाएगी कि 4 वैल्यू रिमूव होगी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, 0 1 2 3। ये तो इसके इंडेक्सेस हैं। जब आपने रिमूव फंक्शन का यूज़ किया तो आप क्या डाल रहे हैं, आप वैल्यू डाल रहे हैं। क्योंकि कभी कभी हम इंडेक्सेस से बात नहीं करते, क्योंकि हमें क्या पता कि हमारे पास अगर लैक ऑफ रोज है, लैक ऑफ वैल्यूज है, तो हमें नहीं पता हमें कौन सी इंडेक्स वैल्यू को रिमूव करना है। मुझे ये पता है कि मुझे इस कस्टमर का डेटा डिलीट करना है, इस कस्टमर की वैल्यू डिलीट करनी है, तो मैं डायरेक्टली उसमें वैल्यू डालूंगी। तो इस केस में 1 2 और 4 जो है आउटपुट में आएंगे, विच इज ऑप्शन बी, जो इसका करेक्ट आंसर है। तो रिमूव फंक्शन आपका रिमूव कर देगा फर्स्ट अकरेंस जो भी आपकी उस वैल्यू की है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज दिस वन, विच ऑफ द फॉलोइंग पाइथन डेटा टाइप इज यूज टू स्टोर मल्टीपल वैल्यूज इन मल्टीपल आइटम्स इन अ सिंगल वेरिएबल। तो ये सिंपल क्वेश्चन है कि आप मल्टीपल आइटम्स किस में स्टोर कर सकते हो। ऑब्वियसली आप लिस्ट में स्टोर कर सकते हो, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ भी मेंशन्ड नहीं है कि वो वैल्यू बाद में चेंज होगी नहीं होगी, एक विश लिस्ट भी हो सकती है, तो ये लिस्ट है। उसके बाद रिजल्ट बताना है आपको इस क्वेश्चन का, कि इसमें लिखा है x जो है वो ये है, y जो है वो x के बराबर है। अब आपने क्या किया है, y स्क्वायर ब्रैकेट 0 इज इक्वल टू 100। 0 ये वाला जो 0 है ये एक्ट कर रहा है एज अ इंडेक्स, मतलब आप इसमें चेंज कर रहे हो वैल्यू को। आपने क्या लिखा है, y की जो इंडेक्स वैल्यू 0 है वो 100 हो जानी चाहिए, उसमें x प्रिंट करना है। क्या x चेंज होगा कि नहीं होगा, अगर x चेंज होगा तो कौन सी कंडीशन से चेंज होगा, चेंज हो रहा है वैल्यू जो फर्स्ट वैल्यू है, मतलब 1 की जगह कहीं पर 100 हो जाएगा। अब वो कौन सी जगह पे 100 होगा और आउटपुट क्या आएगा। अब x इज इक्वल टू वाई, इस कंडीशन से क्या हो गया, दोनों ही बराबर हो गए। अगर आपने y में कोई चेंजेस करे तो वो x में चले जाएंगे, x में कोई चेंजेस करे तो वो y में चले जाएंगे, और मैंने उसमें y में चेंजेस करे हैं, तो आउटपुट क्या हो जाएगा, 100 2 और 3। ये इसका करेक्ट आउटपुट हो जाएगा, क्योंकि हम इसमें क्या यूज़ कर रहे हैं, स्लाइसिंग। अब हाउ वुड यू हैंडल एक्सेप्शंस। काफ़ी टाइम्स एक्सेप्शंस आते हैं, कुछ एरर्स हमें पता होते हैं, कुछ एरर्स हम प्रिडिक्ट कर पाते हैं एक तरीके से। तो अगर आपको उन एरर्स को हैंडल करना है तो आप यूज़ करते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो इसमें हम यूज़ करते हैं ट्राई एंड एक्सेप्ट ब्लॉक का। ट्राई एंड एक्सेप्ट ब्लॉक से क्या होता है, आप उस एरर को कैच करते हैं और उसको हैंडल करते हैं एक ह्यूमन फ्रेंडली वे में। मतलब अगर आपको एक एरर आने वाला है कि आपको यहाँ पर एक वैल्यू डालनी थी, मतलब मान लो मैंने एक नेम का ब्लॉक दिया है फॉर्म में,
और जो यूज़र है वो उसके अंदर कोई नंबर डाल दे रहा है बार बार, तो मैं उस यूज़र को कैसे बताऊंगी कि वहाँ पे आपको नंबर नहीं डालना है, वहाँ पे आपको नाम डालना है। तो मैं क्या करूँगी, उस एरर को कैच करूँगी पहले कि ओके इस केस में कौन सा एरर आ रहा था, इस केस में आ रहा है एरर कि आपको नंबर नहीं आपको स्ट्रिंग डालना है। तो मैं उस एरर को कैच करूँगी यूजिंग ट्राई ब्लॉक, और उसके बाद एक्सेप्ट ब्लॉक से मैं उसको हैंडल करूँगी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज यूज टू सॉर्ट अ लिस्ट। सिंपल सॉर्ट फंक्शन का यूज होता है, ऑर्डर तो ऑब्वियसली ऑर्डर करेगा, सॉर्ट लिस्ट कुछ भी नहीं होता, डायरेक्ट सॉर्ट फंक्शन का यूज होता है सॉर्ट करने के लिए एक पर्टिकुलर लिस्ट को असेंडिंग ऑर्डर में। विच ऑफ द फॉलोइंग कोड आउट इज द आउटपुट ऑफ दिस कोड, व्हाट विल बी द फॉलोइंग आउटपुट, हेलो वर्ल्ड, इसमें लिखा है 7 और 12, ये होता है पार्ट ऑफ स्लाइसिंग। तो स्लाइसिंग क्या कहती है, जैसे मैंने आपको बताया हर एक चीज़ की इंडेक्स वैल्यू 0 से होती है, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन इंक्लूडिंग कॉमास एंड स्पेसेस। अब इसने पूछा है 7 से लेके 12 तक अगर मैं कुछ प्रिंट कर रहा हूँ तो क्या आएगा, तो इसको आप काउंट कर सकते हो 0 1 2 3 4 5 6 7, दिस इज 7, तो 7 तो आएगा, 8 9 10 11 12, मेरे पास सिर्फ वर्ल्ड आएगा आउटपुट में, एक्सक्लेमेशन मार्क भी नहीं आएगा, स्पेस भी नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ वर्ल्ड आउटपुट में आएगा। यही मेरा इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि हमने स्लाइस यूज़ किया है, एक्स पे अप्लाई किया है, जिसमें सब स्ट्रिंग क्रिएट हो जाएगी। अब इसमें पूछा है ऐड करना है आपको 4, अब ऐड का करेंगे तो मतलब एंड में ऐड हो जाएगा जाके। ऐड फंक्शन सेट पे यूज़ होता है, ये अपेंड वाले की तरह ही काम करता है, बट ऐड होता है इसमें सेट में। सेट अनऑर्डर्ड होता है, इसमें डुप्लीकेट वैल्यूज़ नहीं होती हैं, बट इसमें ऐड यूज़ होता है। हाउ वुड यू क्रिएट अ न्यू फंक्शन इन पाइथन, फंक्शन अगर आपको क्रिएट करना है तो आप यूज़ करते हैं डेफ कीवर्ड का, डेफ नेम, बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब ये कुछ ट्रिकी क्वेश्चन है जो आपको पता होने चाहिए। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड, अब इसमें लिखा है प्रिंट बुल विद अ स्क्वायर ब्रैकेट, प्रिंट बुल विद अ कर्ली ब्रैकेट, प्रिंट बुल विद अ राउंड ब्रैकेट एंड देन सेट। तो इसका आउटपुट क्या होगा, ट्रू 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 ट्रू, फॉल्स 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 ट्रू फॉल्स ट्रू, वट एवर इट इज। नाउ द आंसर इज फॉल्स फॉल्स फॉल्स। क्यों, क्योंकि हमने क्या किया है, एम्प्टी डेटा स्ट्रक्चर्स को क्रिएट करा है, और जब भी हम एम्प्टी डेटा स्ट्रक्चर्स क्रिएट करते हैं तो वो हमें फॉल्स देता है, जब भी हम उसको बुलियन से कन्वर्ट करते हैं, तो जब हम उसे बुलियन में कन्वर्ट करते हैं। अगर आपने कोई भी चीज़ एम्प्टी क्रिएट करी है, कोई भी एम्प्टी विश लिस्ट, एम्प्टी सेट, एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट करी है, और आप उसको बुलियन में कन्वर्ट करते हैं, तो वो आपको फॉल्स देगा। This is the theory behind this. What will be the output of this? A comma B, 5 comma 5.0, A is B, A is equal to B. क्या A B के बराबर है, पहले तो false हो गया, दूसरा A is equal to B है कि नहीं है। अब इसका करेक्ट आंसर है false and true। क्यों, इज जो ऑपरेटर हमने यूज़ किया वो आइडेंटिटी के लिए यूज़ होता है, डबल इक्वल टू जो होता है वो वैल्यू की इक्वालिटी के लिए चीज़ होता है। अब अगर हम वैल्यू की इक्वालिटी में देखें तो 5.0 और 5 दोनों बराबर ही होते हैं, वो बस एक इंटीजर में होता है, वो एक फ्लोट में होता है, तो दोनों वैल्यूज़ बराबर हो गई। बट पहले वाले में आइडेंटिटी के उस पर देखें, अगर हम उसके लुक के उस पर देखें तो वो नहीं है सेम, तो इसलिए फॉल्स और ट्रू इसका करेक्ट आंसर है। अब इसकी बात करते हैं, what will be the output of the following code, 0.1 plus 0.2 is equal to 0.3, इसका आउटपुट फॉल्स होगा। काफ़ी लोग इसका आउटपुट ट्रू लगाएंगे, बट इसका आंसर फॉल्स है। क्यों, क्योंकि जब हम डेसिमल पॉइंट से, मतलब प्रिसीजन्स वाला एरर आता है, इसमें फ्लोटिंग पॉइंट प्रिसीजन एरर कॉज होता है, जब हम इसका एडिशन करेंगे तो स्लाइटली डिफरेंट आएगा, चाहे वो 1 पॉइंट का हो 2 पॉइंट का हो, बट स्लाइट डिफरेंस आएगा ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। डेफ एफ फंक्शन क्रिएट कर रिटर्न करा रहे हैं, उसके बाद हम चेक कर रहे हैं कि इसका क्या आउटपुट, मतलब क्या डेटा टाइप है। जब आपको किसी चीज़ का डेटा टाइप चेक करना होता है तो आप यूज़ करते हो टाइप फंक्शन का। अब इस टाइप ब्रैकेट के अंदर आप कुछ भी लिख सकते हो, एक वेरिएबल भी लिख सकते हो, एक फंक्शन का नाम भी लिख सकते हो, ठीक है। तो टाइप फंक्शन का यूज़ होता है। अब मैंने लिखा है क्लास नन टाइप, नन क्लास ऑफ फंक्शन और एरर, इनमें से कौन सा आउटपुट सही है। करेक्ट आंसर है नन टाइप, क्योंकि फंक्शन की कोई भी रिटर्न वैल्यू जो होती है वो नन ही रहती है। अगर आपने फंक्शन में कोई रिटर्न नहीं लिखा है, मान लो आपने कोई कैलकुलेशन करी नहीं करी, प्रिंट स्टेटमेंट लिखा नहीं लिखा, दैट इज डिफरेंट थिंग, बट अगर आपने फंक्शन में रिटर्न नहीं लिखा है तो इसका मतलब ये अपने आप फंक्शन के नेचर से ही आपको नन ही देगा। अगर आपने देखा है कि क्वेश्चन में रिटर्न के बारे में डिस्कस किया गया है तो आप लिखेंगे इसका फंक्शन,
कुछ और फंक्शंस की। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आउटपुट क्या होगा, बुल -1 मतलब एक नॉन जीरो वैल्यू है। जब भी हम बुलियन में, मतलब बुल मतलब बुलियन होता है, बुलियन में जब हम नॉन जीरो वैल्यू देते हैं तो वो आउटपुट हमेशा ट्रू आता है। जैसे हमने आपको बताया कि अगर आप कोई भी डेटा स्ट्रक्चर्स को चेंज कर रहे हो और वो डेटा स्ट्रक्चर एम्प्टी है तो आउटपुट फॉल्स आता है। वैसे ही बुलियन में अगर आप नॉन जीरो वैल्यू देते हो तो आउटपुट ट्रू आता है। What will be the output of this print statement? Print type 1 divided by 2। जब हम 1 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो हमें फ्लोट वैल्यू देगा, मतलब डेसिमल वैल्यूज देगा। 1 को अगर मैं 2 से डिवाइड करना चाहती हूँ तो मुझे डेसिमल लगाना ही पड़ेगा। 0.5 इसकी वैल्यू आएगी जो होने वाला है फ्लोट, तो इसका आउटपुट आएगा क्लास फ्लोट। उसके बाद व्हाट विल बी द प्रिंट टाइप लेमडा XX रिटर्न। लेमडा क्या है, लेमडा एक टाइप का फंक्शन है, तो जब भी हम लेमडा के बारे में बात करेंगे तो ये भी क्लास फंक्शन में जाएगा। और लेमडा फंक्शंस होते हैं वन लाइनर फंक्शन। व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ प्रिंट 5 + 5। 5 + 5 दोनों ही कोटेशंस में लिखे हैं। जब हमने कोई चीज़ कोटेशंस में लिखी है, मतलब हमने कोई चीज़ ऐसे लिखी है विद इन कोटेशन, चाहे वो मैं उसको ऐसे डबल कोट्स में लिख रही हूँ, चाहे मैं सिंगल कोट्स में लिख रही हूँ। अगर मैंने ए और ए दोनों जगह लिखा है तो ये मेरे को एडिशन में ए ही देगा। अब वैसे ही नंबर्स के साथ होता है, अगर आपने कोटेशंस लगा दिए इसका मतलब ये एक टेक्स्ट बन गया है। टेक्स्ट पे कोई कैलकुलेशन नहीं हो सकती। टेक्स्ट पे कैलकुलेशन करने है तो वो दोनों ऐड करके साथ में लिख दिए जाते हैं। इसको हम स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। व्हाट विच डेटा टाइप डज रेंज 5 रिटर्न इन पाइथन 3। अब पाइथन के बहुत सारे फंक्शन होते हैं, बहुत सारे वर्जन्स होते हैं बेसिकली, तो पाइथन 3 उनमें से एक है। तो इसमें मैंने रेंज लिखा है नॉट अ लिस्ट, ये आपका डेटा टाइप आएगा क्योंकि आपने रेंज लिखा है 5, तो ये आपको देगा नॉट अ लिस्ट। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ प्रिंट लेन नन मल्टीप्लाई बाय 10। जब आपने नन मल्टीप्लाई बाय 10 लिखा है, मतलब ये क्या करेगा, एक लिस्ट क्रिएट करेगा जिसमें लेंथ 10 होगी, तो आउटपुट इसका 10 आएगा। लेन फंक्शन का यूज होता है लेंथ बताने के लिए। नन मल्टीप्लाई 10 मतलब नन को 10 बार, और लेंथ तो क्या नन विच इज 10। अब इसका देखते हैं व्हाट इज द आउटपुट ऑफ प्रिंट 10 डिवाइड फ्लोर डिवीजन। हम इसमें अगैन यूज़ कर रहे हैं, फ्लोर डिवीजन यूज़ करते हैं तो हमारे पास क्वेश्चन आता है, रिमाइंडर की हम बात नहीं करते हैं। तो 10 को अगर हम डिवाइड करेंगे 3 से तो आउटपुट आएगा हमारा 9, जो 3 से डिविजिबल होता है तो आउटपुट हमारा 3 हो जाएगा। उसके बाद प्रिंट बताना है आपको, व्हाट इज प्रिंट 10 और 20। 10 और 20 और रिटर्न क्या करता है, फर्स्ट ट्रूथ वैल्यू। जो भी फर्स्ट ट्रूथ वैल्यू होगी वो आपकी आउटपुट में आ जाएगी। अगर 20 पहले होता तो 20 आ जाता, 10 है तो 10 आ जाएगा। उसके बाद व्हाट इज द आउटपुट ऑफ प्रिंट नन और 5। नन तो फॉल्स होता है, नन की तो कोई वैल्यू नहीं होती, नन मतलब एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो इसलिए 5 इसमें। अगर और वाले केस में देखोगे तो ऊपर वाला एग्जांपल मैंने नंबर से लिया है, दूसरे वाला मैंने एक बुलियन लाइक एक्सेप्शनल वैल्यू से लिया है विच इज़ नन। अब आपको इसका आउटपुट बताना है, प्रिंट 1, 2, 3 मल्टीप्लाई बाय 2। इसी से पर्टिकुलर लिस्ट को आप 2 टाइम्स कर रहे हो, तो इस मीन्स 1, 2, 3, 1, 2, 3। दिस इज कॉल्ड लिस्ट रिपीटिशन। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो आपकी नॉलेज को एनहांस कर सकते थे। आपको अब क्या करना है, आपको पाइथन की सीरीज़ को चेकआउट करना और उस पाइथन की सीरीज़ में आपको चीज़ों को समझना है, करना है। सो आई होप यू फाउंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव, क्योंकि मैंने एक एक क्वेश्चंस को इसमें डालने की कोशिश करी है। अगर आपको एक पर्टिकुलर, तो मैंने जो AIMCRE रिक्रूटमेंट का टॉपमेट पे डाला था, अगर आपको वो बाय करना है तो आप कर सकते हो, क्योंकि मैंने इसके अंदर कुछ 7 सैम्पल पेपर्स डाले हैं, 2 PDFs डाली हैं जो एप्टीट्यूड से रिलेटेड है, तो उसको बाय करना आपके लिए बेनिफिशियल होगा। अगर आपको लगता है इफ़ यू कैन देन यू शुड श्योरली बाय दैट। और लेट मी नो इन कॉमेंट्स कि आप पाइथन के ऊपर कोई और वीडियोज़ चाहते हैं या फिर ये इनफ है आपकी एक्सप्लेनेशन के लिए। सो लेट मी नो इन कॉमेंट्स और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।